हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। प्रीवियस लेक्चर में हमने द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। अब हम करेंगे निरक्षीय। निरक्षीय तल होता क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर बता देता हूं। निरक्षीय तल द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाले तल को हम कहते हैं निरक्षीय तल। यानी द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव की अक्ष, ये बेटा जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये द्विध्रुव की अक्ष है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष। इस अक्ष के लंबवत, इस अक्ष के लंबवत, ये लंबवत, और कहां से गुजरे? द्विध्रुव के केंद्र। ये O द्विध्रुव का केंद्र है। द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है बेटा? निरक्षीय या विषुवत तल। निरक्षीय या विषुवत तल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तल कुछ इस तरीके से रखा, ये तल है, ठीक है। जब आप सामने से देखेंगे तो इसके सामने का ये वाला पार्ट ये स्ट्रिप दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तल पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बेटा सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर ज्ञात करेंगे। फिर उन दोनों का क्या करेंगे? सदिश योग कर देंगे। हमें P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। किसकी वजह से? द्विध्रुव की वजह से। ये पूरा द्विध्रुव कहलाता है, पूरा निकाय है प्लस क्यू और माइनस क्यू का निकाय, जो कि एक दूसरे से 2a की दूरी पर रखे होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बेटा इस वैद्युत क्षेत्र को मैं E प्लस क्यू से डिनोट कर देता हूं, E प्लस क्यू से। तो ये बिंदु आवेश होते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, चार्ज कितना है? प्लस क्यू, प्लस माइनस नहीं लेते हैं यहां। और डिस्टेंस, प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस कितना है? प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस है। तो देखिएगा बेटा, ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर r स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये चीज जो होती है बेटा ये होती है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर। ठीक है बेटा, प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस भी यही रहेगा बेटा। क्या रहेगा? चलिए तब लिख दूंगा और मैं यहां लिखता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण परिमाण। अब दिशा की बात करें तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे? कोई भी परीक्षण आवेश मान लेते हैं। परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ये धनात्मक, धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी ऐसे। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा, बाहर की ओर, इस बिंदु पर बाहर। ये होगा E प्लस क्यू। ओके बेटा। नाउ अब बेटा अगर यहां पर डायरेक्शन लिखनी हो मुझे, तो डायरेक्शन के लिए अभी मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, मैंने यहां पर कोई पॉइंट एज्यूम नहीं किया, इस वजह से मैं लिख नहीं सकता कि उसकी डायरेक्शन यहां से हो। अगर मैं इसे ए पॉइंट मान लेता, ए पॉइंट मान लेता, तो मैं ये कह सकता था कि इसकी डायरेक्शन ए से पी की ओर होती।
और यहाँ लिख देते, यहाँ वेक्टर लगा देते। पर अभी मैंने इसको ए बी सी कुछ भी नहीं एज्यूम किया, कुछ भी माना नहीं है, इसलिए अभी मैं इसकी डायरेक्शन नहीं लिख रहा। इसके डायरेक्शन बाद में लिख लेंगे, अभी मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा, इसलिए यहाँ वेक्टर भी नहीं लगा। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं बेटा समीकरण 1। याद रखिएगा दिशा नहीं लिखी इसलिए वेक्टर नहीं लगाया। अब P पर -q के कारण वैद्युत क्षेत्र, P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा E माइनस क्यू से, E माइनस क्यू से। तो बिंदु आवेश है E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशियों के लिए प्लस माइनस नहीं लेंगे। चलिए डिस्टेंस -q से p तक का डिस्टेंस भी बेटा यही रहेगा, देखिएगा ये भी a है, ये दूरी r है, दो भुजाएं कॉमन है, तो ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, तो ये डिस्टेंस भी होगा बेटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सेम आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो इसे डायरेक्ट लिख देता हूं r स्क्वायर प्लस, यानी दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है, दूरी भी समान है, तो परिमाण भी क्या आएगा समान। इसकी दिशा की बात करें बेटा, इसकी दिशा तो देखिए बेटा ये माइनस है, परीक्षण आवेश प्लस होता है, माइनस आवेश परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, किधर देखा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार होगी। ये हो गई बेटा E माइनस क्यू। चलो इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब दोनों आवेशों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को सदिश योग कर देना। क्या कर देना बेटा, इन दोनों का सदिश योग कर देना। सदिश योग करने के लिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट कर दिया बेटा EP से, EP से। तो EP कैसे वेक्टर तरीके से जोड़ने को लिखते हैं कुछ इस तरीके से, EP इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस, सदिशों को जोड़ने का ये तरीका, सदिश जोड़ चलते हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखिए बेटा इनको जोड़ने के लिए इनको मैं इनके समांतर क्षैतिज और लंबवत घटक में वियोजित कर देता हूं। इनको सॉल्व करने के लिए मैं इसके दोनों सदिशों के समांतर क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित कर देता हूं। तो कैसे वियोजित होंगे देखिएगा बेटा, ऐसे मान लीजिए ये कोई ऐसे मान कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है, ये कोई y एक्सिस मान ली, ये मैंने एक्सिस। अब देखिएगा बेटा ये एंगल थीटा है, ये हमने स्टैंडर्ड एंगल ले रखा है पहले से ही, आपको बता दूं ये लेकर चलिएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। चलिए तो E प्लस क्यू का एक्स एक्स की दिशा में या कहेंगे क्षैतिज घटक क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या होगा बेटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। इस दिशा में E प्लस क्यू का क्षैतिज घटक, छोटा बनाता हूं
ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके बेटा। और लंबवत घटक किधर होगा? ऊपर ऐसे बाई एक्सिस पर। ये होगा बेटा ई माइनस ई प्लस क्यू साइन थीटा। नहीं, सदिश नहीं आता। घटक जो होते हैं वो बेटा अदिश होते हैं, स्केलर होते हैं। ये प्लस क्यू के दोनों घटक होगा। अब माइनस क्यू के दो घटक, ई माइनस क्यू के समांतर घटक इसी दिशा में होगा, एक्स दिशा में। ऐसे दिखा देता हूं, ई प्लस क्यू को ऊपर लिख देता हूं और ये ई माइनस क्यू। ठीक है बेटा। और इसका लंबवत घटक किधर होगा? नीचे। ये होगा बेटा ई माइनस क्यू साइन थीटा। इस तरीके से हमने ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को क्षैतिज और लंबवत घटक में बेटा वियोजित कर लिया। अब देखिएगा बेटा, जो लंबवत घटक है ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा आपस में परिमाण वाइज बराबर है और दिशा वाइज अपोजिट है। दोनों की दिशा विपरीत है, परिमाण समान है, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बेटा सेम है। देखिए ई प्लस क्यू और ये ई माइनस, दोनों के मान सेम है। ठीक है। तो ई माइनस क्यू साइन थीटा ई प्लस क्यू आपस में क्या है? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसको मैं लिख देता हूं इस बात को। लंबवत घटक ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू के लंबवत घटक परस्पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी बेटा ये दोनों परिमाण वाइज समान है, दिशा विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर दिया। यानी लंबवत घटकों को तो भूल जाइए, आप इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इस चीज को दिखाना किस तरीके से है, इस तरीकों को आप ऐसे दिखाओगे। ई लंबवत मैं वेक्टर लगा देता हूं। ठीक है, ई लंबवत, चलो हटाता हूं, अभी वेक्टर नहीं। क्या करेंगे आप? ई प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि विपरीत है। अगर इसको परिमाण वाइज लिखना है तो ऐसे माइनस करके लिख देना, काम चल जाएगा। अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो बेटा वेक्टर के लिए कैसे करोगे? ऐसे। वेक्टर वाला सही है, वेक्टर तरीका सही तरीका ये है जो हमने ई माइनस ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा किस दिशा में बेटा? वाई दिशा में। वाई दिशा में एक एकांक सदिश होता है जे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जे। क्या लिख देता हूं बेटा? जे। जे के, ठीक है। और सदिश कभी घटते नहीं है, हमेशा प्लस में लिखे जाते हैं। ठीक है। और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा किस दिशा में है बेटा? अपना नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश क्या होगा? माइनस जे। इसका जे है डायरेक्शन, इसकी माइनस जे है। ये वाला माइनस अगर यहां आ जाएगा
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, सदिश। यानी ये जो बात मैंने हिंदी में लिखी है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू परस्पर के लंबवत घटक परस्पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए निरस्त करते हैं। इस बात को प्रोजेक्ट करना इस तरीके से होगा। और यहां भी जीरो नहीं आएगा, जीरो के ऊपर क्या आएगा बेटा, सदिश। ये सदिशों के नियम है बेटा। अगर ये सदिश है तो पूरी राशियां यहां तक बराबर में सदिश ही रहेंगी। तो इसके लिए ही ये शून्य सदिश बनाया बेटा, नल वेक्टर, ऐसी कंडीशंस के लिए। ठीक है ना, कि अगर वो सदिश जीरो है अगर तो जीरो सदिश बनाए, क्योंकि हम जीरो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जीरो अदिश है और सदिश के बराबर में अदिश नहीं लिख सकते, सदिश ही लिख सकते। तो ये करेक्ट नहीं है। तो नॉर्मल बात खत्म। ई लंबवत क्या हो गया, जीरो। यानी अब लंबवत घटकों को भूलिए, ये बस लिखने के तरीके मैंने बताए। अब देखते हैं समान हैं क्षैतिज घटक। तो देखिए बेटा, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या है, एक ही दिशा में है, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, सिंपल। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः जो ये जुड़ हैं जाते, ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। तो इनको जुड़ने का कैसे लिखूंगा, ई क्षैतिज, ई क्षैतिज, ई क्षैतिज, ई क्षैतिज बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, एक्स, एक्स दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, अगर इसको वेक्टर लेके चल रहा हूं तो इसे वेक्टर लिखना पड़ेगा। ये इतनी क्वांटिटी स्केलर होती है, तो एक्स दिशा में एक एकांक सदिश होता है आई, तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, आई, आई है। ठीक है, दोनों जुड़ने हैं क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए जुड़ गए, आप ऐसे समझ लीजिए, आई है। देखो दोनों के डायरेक्शन आई आई है, यहाँ पर एक की दिशा जे थी, एक की माइनस जे थी, इसलिए ये घट गए थे और वो दोनों जुड़ गए, तो इस तरीके से लिख लिया। चलिए अभी मैं इसको आई की फॉर्म में नहीं लेता बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और मेरे पास सदिश है जिसके फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। वो कौन सा सदिश है, वो सदिश है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैंने आपको बताई थी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है पी, इसकी दिशा होती है बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो पी की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो पी की दिशा इधर है, पी की दिशा किधर है, इधर, एक्स की दिशा किधर है, उधर। तो मैं बेटा आई की जगह, जो मैंने एक्स की दिशा में आई ले रखा था एकांक सदिश, उसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस पी, क्योंकि आई की दिशा पी के विपरीत है, आई किधर है, उधर, और पी किधर है, इधर। तो मैं बेटा आई की जगह माइनस पी लूंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पी की फॉर्म में लाना है। मैंने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए भी फॉर्मूला पी की फॉर्म में आया था, तो इसे भी पी लाना, तो इसको बेटा आई नहीं लिखूंगा मैं, ये क्या लिखूंगा मैं, माइनस पी, और इसे भी क्या लिखूंगा बेटा, माइनस पी। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के मान रख देते हैं, ये हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा ई क्षैतिज, ई क्षैतिज बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यूं समझ लीजिए बेटा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू तो सेम ही है, सेम है, तो उसको कॉमन करके बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस पी।
ना बेटा, अब देखिएगा, यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो किसकी वजह से होगा, क्षैतिज की वजह से, क्योंकि लंबवत तो आपस में जीरो ही हो गया। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को क्या से लिख सकते हैं बेटा, ईपी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा बेटा, ई क्षैतिज प्लस ई लंबवत। तो ई लंबवत तो हमारा क्या आ गया, जीरो, इसको ऐसे समझ लीजिए, ई क्षैतिज ये रहा बराबर ई क्षैतिज प्लस लंबवत तो हमारा जीरो ही आ गया। तो ई पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई क्षैतिज, ई किसके बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, ई क्षैतिज, क्योंकि लंबवत तो जीरो होगा। तो इसको लिखेंगे बेटा ई पी बराबर, ई पी बराबर क्षैतिज का मान ये रहा। तो इसको लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा, और यहाँ आएगा माइनस। इतनी बात क्लियर बेटा, ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, क्षैतिज घटक के, क्षैतिज घटकों के योग के बराबर, क्योंकि लंबवत जीरो होगा। अब इसमें देखिए बेटा cos थीटा का मान रखा जा सकता है, इसको और अभी आसान कर सकते हैं इक्वेशन को। cos थीटा, अब देखिए cos थीटा का मान यहां से निकाल सकते हैं, ये त्रिभुज से, ये समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से बेटा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस थीटा ये है, तो ये ए, ये वाली भुजा आधार होगी, ये वाली लंब होगी, तो a अपॉन आर, सॉरी आधार बटे कर्ण, cos थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है बेटा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए। तो इस मान को इस समीकरण में रख दीजिए। अगर मैं इसको समीकरण 3 नाम दे देता हूं, हैं, तो समीकरण 3, तो बेटा यहां लिख देता हूं cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बेटा cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर अपना ये क्या आ जाएगा, देखिएगा ईपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू यहां पर 2 cos थीटा हो गया a अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ये वाली वैल्यू cos थीटा की वैल्यू हो गई a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके बेटा, और ये हो जाएगा माइनस, इसमें cos थीटा का मान रख दिया, ये cos थीटा, ठीक है बेटा। अब ये फॉर्म आ गई, इसको ही बस रखते हैं। इसमें देखिएगा बेटा एक चीज हमने पढ़ी थी, P बराबर होता है बेटा 2QE, पहले पढ़ा था कौन में, P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये P बराबर कितने के बराबर होता है, 2QA। तो देखिए बेटा 2QA, तो ऊपर तो हो गया P, ये 2QA मिलके क्या बन गया P, तो EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया P, ऊपर हो गया P, EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया P, 2QA बराबर P,
नीचे कितनी पावर हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 पावर है, इसके ऊपर हाफ पावर है, दोनों जुड़ गई तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, बस यही बेटा रिजल्ट है, यही आपका रिजल्ट है मेनली। ये आपका किसी भी विषुवत तल पर वैद्युत क्षेत्र है, किसी भी विषुवत तल के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अभी इसको भी और आसान करेंगे, पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, -p, उस तरह। तो तल के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगी। चलिए इसे बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा अच्छी स्थिति में हमने माना था कि अगर r a की तुलना में काफी बड़ा है, इफ r वेरी ग्रेटर देन a, यानी अगर ये मैं कहूं ये जो r है ये a की तुलना में बहुत बड़ा है, ये r यानी ये बिंदु अत्यधिक दूरी पर है, बहुत दूर रखी हुई है, तो उस केस में हम हर में से a को नगण्य मान सकते हैं। उसमें से हम क्या कर सकते हैं, a को नगण्य मान सकते हैं, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। जैसा कल वाले केस में क्या था वैसे ही यहाँ करना है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इधर से मिटाना होगा बेटा, तो ये चीज बेटा ठीक से पढ़ लीजिएगा। हमने जब भी शुरुआत करेंगे तो ये चीजें लिखकर जरूर करेंगे, ये आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपका डेरिवेशन शुरुआत हो पाएगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोई पी बिंदु लेनी है द्विध्रुव से आर डिस्टेंस पर, किस पर, विषुवत तल पर, ठीक है। चलिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ऊपर से मैं एक लाइन बताऊं, ठीक है। देखिएगा बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं यदि r वेरी ग्रेटर देन a, तो हर से a को r की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, ये लिखा है। अगर बेटा r बहुत दूर है या कहीं r a की तुलना में बहुत बड़ा है, मैंने वैसे भी कहा था द्विध्रुव में a बहुत छोटा होता है, तो ये अगर दूरी थोड़ी भी बड़ी हुई r, तो आपका r वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो बेटा हर में से a को 0 मान लीजिए, तो ये रिजल्ट लिखा जाएगा बेटा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो p है, ठीक है। यहाँ से जो a है इसे 0 मान लीजिए, अगर ये 0 मान लिया तो यहाँ वैल्यू आएगी आर स्क्वायर बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर कितनी है बेटा 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r टू द पावर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा r टू द पावर 3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां बचेगा बेटा r टू द पावर 3, और यहां आएगा बेटा -p, ये हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब है, जब r ग्रेटर देन a हो, ये क्या है, r अगर a की तुलना बड़ा हो तो ये आपको ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट यूज करना ये फॉर्मूला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि इसे याद करेंगे तो इस फॉर्मूले में एक इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, अपने यहाँ ये वाली फॉर्म आ जाएगी फॉर्मूले, तो आप कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। पर बोर्ड एग्जाम में से काम चल जाता है, डायरेक्ट सीधा यही आएगा, यही प्रूफ करना होगा। इसके बेटा और भी तरीके हैं लिखने के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r, p कैप को माइनस आगे भी लगा सकते, तो परेशान मत होइएगा, ये माइनस आगे भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता है। इसकी एनसीईआरटी में
एक और तरीके से भी लिख रखा है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन R। देखिए बेटा, ये P और ये P समान भौतिक राशियां, एक ही राशियां P है द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा इस एकांक सदिश का अगर इस राशि में गुणा कर दें तो इस सदिश में इसको भी दिशा दे सकता है, जो P की दिशा होगी वही P कैप की दिशा होगी। तो इस P कैप की जगह डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो P वेक्टर, ठीक है। तो आप इसे भी दिशा में वेक्टर में लिख सकते हो, ये इसकी वेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। ये है बेटा द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय तल पर अत्यंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ये अत्यंत दूरी, क्योंकि हमने एक एजम्पशन ले रखा R वेरी ग्रेटर देन A। तो अक्सर का क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है, अत्यधिक दूरी ना भी आए तो आप यहां तक तो ड्राइव करोगे, ये भी एजम्पशंस मान के पूरा कर दीजिए, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट यूज रखने हैं, यही फॉर्मूला, रिजल्ट सही आएगा। इन दोनों के अगर वैल्यू अलग अलग रख के भी आप निकालेंगे तो बहुत मामूली अंतर आएगा, जो कि कंसीडरेबल नहीं है, जैसे कोई अंतर नहीं आएगा, मामूली से अंतर आएगा डेसिमल में, डेसिमल के सेकंड थर्ड डेसिमल पॉइंट्स पर, ठीक। तो ये है, इस रिजल्ट को आपका है, इसको आप लिख लीजिए, द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर वैद्युत क्षेत्र, ये बेटा फॉर्मूला आपको याद, ये तीनों फॉर्मूले एक ही, कोई अलग नहीं। तो ये आ गया हमारा बेटा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर वैद्युत पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत। मैं इसको दोबारा से 1-2 मिनट में डिक्टेट कर देता हूं। देखिए बेटा, पहली लाइन मैंने बता दी, पर फिर भी बता देता हूं। हमने शुरुआत की थी कि माना कोई P बिंदु है जो कि द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर इसके निरक्षीय तल पर रखा हुआ है। निरक्षीय तल ये होता है अक्ष के लंबवत, ठीक है, और उसके केंद्र से गुजरने वाला, केंद्र से जरूर गुजरेगा, ये ऊपर भी हो सकता है, ये बिंदु नीचे भी हो सकता है, सेम रिजल्ट रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो निरक्षीय तल, इसके लिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बेटा हम +q के कारण पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो +q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकला, तो ये निकला E + q बराबर 1/4 पाई, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है ये, हैं, आवेश अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो इसकी दूरी +q से P तक की दूरी थी बेटा √r² + a², हैं, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर √ में, तो ये कर्ण होगा। तो ये हमारा आ गया E + q। इसी तरीके से E - q निकाला, तो बेटा E - q हमें मालूम है ये दोनों आवेश परिमाण वाले समान है, दूरी भी बराबर है, तो दोनों के परिमाण समान है। दिशा हमने ली नहीं, पर हमें मालूम है इनकी दिशा +q के कारण इधर और -q के कारण इस, बस इसे लिख नहीं सकते थे क्योंकि मैंने यहाँ A B कुछ लिया नहीं था, ठीक है। चलिए, आप अगर A B ले तो लिख सकते हैं और डायरेक्शन लिख सकते थे। फिर P पर परिणामी क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को सदिश रूप से जोड़ना है। तो उनको जोड़ने का एक तरीका ये भी होता है कि इनके घटकों में वियोजित कर लीजिए और लंबवत और क्षैतिज घटकों को आप आपस में अलग अलग जोड़ दीजिए। तो बेटा हमें मालूम है इसका लंबवत घटक E + q sin थीटा होगा, क्षैतिज घटक E + q cos थीटा होगा, ठीक है, और E - q का क्षैतिज घटक E + q cos थीटा, E - q cos थीटा, और लंबवत घटक नीचे की ओर E - q sin थीटा। ये दोनों परस्पर बराबर और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है इन दोनों को, तो लंबवत घटक तो 0 हो, हटाइए। फिर बात आई क्षैतिज की, तो बेटा क्षैतिज घटक में दोनों एक ही दिशा में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको लिखने का तरीका ये है कि दोनों की दिशा क्या है -p, क्योंकि P कौन सी दिशा है वो, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी -p, तो मैंने इनको दिशा दे दी -p, दोनों घटक -p दिशा में, तो दोनों जुड़ गए समान दिशा में होने के कारण, ये दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण घट गए और 0 हो गए। तो जब इनको जोड़ा तो ये आ गया। फिर हमें मालूम है जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो क्षैतिज की वजह से होगा, क्योंकि लंबवत तो 0 ही हो गया, तो EP बराबर E क्षैतिज, परिणामी वैद्युत क्षेत्र P पर इसके बराबर होगा E क्षैतिज के, तो ये E क्षैतिज का मान आता है,
2 cos थीटा ये। cos थीटा का मान हमने इस त्रिभुज से निकाल लिया, समकोण त्रिभुज से। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको यहाँ cos थीटा की जगह मान रख दिया, ये हमारा वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने a को अगर मान लिया, यदि r a की तुलना में बहुत बड़ा है तो a को 0 मान लिया। 0 मान लिया तो ये माना ये आ गई वैल्यू। इसको माइनस p के फॉर्म में लिखिए, इन तीनों फॉर्म में a। तो निरक्षीय तल पर याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के समान होती है। जिधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है उधर ही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, निरक्षीय स्थिति में विपरीत होती है। कल और आज के रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर आया है। कल यहाँ पर p की जगह 2p आया था और यहाँ माइनस p की जगह p आया था, यानी ठीक है। तो इन दोनों अंतर को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, इसमें भी सेम चीज है, ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के घन के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बेटा, ये होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 1.10 और अभ्यास 1.9। ये दोनों ही द्विध्रुव पर है। ये दोनों ही कैसे हैं? द्विध्रुव पर। कौन पर? इसी के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। उदाहरण 1.10 और अभ्यास 1.9। बच्चों, इसमें एक करेक्शन और कर लीजिए, यहां माइनस आएगा, ये माइनस यहां पर। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 1.10 और अभ्यास 1.9। दोनों ही वैल्यू द्विध्रुव पर बेस्ड है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जांपल 1.10 एनसीईआरटी। तो आप बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। बिना क्वेश्चन पढ़े एग्जांपल मत देखिएगा बेटा, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, पहले आप एक बार कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं होता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए बेटा देखते हैं। इसमें दे रखा है बेटा कि 2 + 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर स्थित हैं। 10 ± 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर स्थित हैं। एक पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.2 के दर्शाए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इन्होंने पूछा है कि इसकी अक्ष पर, तो अक्ष ही है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे या पीछे कहीं भी खींचिए, ये अक्ष है। तो ये द्विध्रुव की अक्ष होती है। द्विध्रुव की बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो हमें ये 15 सेंटीमीटर पर द्विध्रुव के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर पर कोई P बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बेटा मैंने इसके डेरिवेशन में 2 रिजल्ट लाए थे, दोनों रिजल्टों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए रिजल्ट के लिए हमारा एक रिजल्ट आया था बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और इसके डायरेक्शन थी बेटा p। इसके डायरेक्शन कौन सी थी? p, वैद्युत क्षेत्र p के लिए। ये कब वैलिड था बेटा? ये वैलिड था व्हेन r ग्रेटर देन a। ये r ग्रेटर देन a के लिए वैलिड था। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं r और a में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर r दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर, r है O से लेकर P तक का। तो यहाँ पर OP/A, A कितना है बेटा? ये दोनों पॉइंट, ये A दे रखा है और ये बेटा P दे रखा है, ठीक है। तो हम
ए से ओ तक की डिस्टेंस ले लें या ओ से बी तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी ए। ये टोटल डिस्टेंस क्या होती है बेटा 2a। ये आपको मालूम है ये जो 5 mm दे रखा है ये क्या है 2a। और तो a कितनी होगी ओ बी। इस रेशो को चेक करते हैं, इस अनुपात को पहले हम बेटा चेक करते हैं। तो ये अनुपात है ओपी कितना है r, ये दूरी कितनी है बेटा r। इस डिस्टेंस को हमने डिनोट किया था r से और ओबी को a से किया था। तो r दे रखा बेटा 15, r सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके बेटा, a दे रखा है 5 mm, सॉरी 2a है 5 mm, तो a होगा बेटा 2.5 mm, इसका हाफ। तो ये होगा 2.5 और ये mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁻3। अगर बेटा इनका आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है बेटा 60। इट मींस r/a रेशो 60 आ रहा है, 60 गुना, ये कितना है 60 टाइम्स 60 गुना। तो मतलब r a से 60 गुना बड़ा है। तो हम बेटा ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी मैंने कहा था बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ हमने चेक भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हमारा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला E = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट 2p/r। ये वाला इस फॉर्मूले को मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो आप वैल्यू रखते हैं E 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट लिया, निर्वात में दिया हुआ है, दोनों आवेश किस में रखे हुए निर्वात में, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये है 9 × 10⁹ और ना भी दिया हो कभी निर्वात किसी क्वेश्चन में तो एज्यूम कर लीजिएगा अपने आप कि वो निर्वात में ही स्थित है। चलिए 2p, तो बेटा 2 p बराबर होता है बेटा q × 2 है। p बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, p बराबर q × 2 है। आप अलग से p निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं अपॉन r3 कितना है बेटा r 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके ऊपर q। चलिए q की वैल्यू रखते हैं, q की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 2 × q है बेटा, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, परिमाण आता है तो 10 और किस में है माइक्रोन में, तो माइक्रोन के लिए क्या लगेगा बेटा 10⁻⁶, ठीक है। और 2a कितना दे रखा है 5 mm, 2a पूरा टोटल कितना है 5 mm, 5 mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ अपॉन 15 × 10⁻² का। मैंने एक यहाँ p क्या भूल गया, कभी भूलना नहीं है बेटा इनको, डायरेक्शन अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो एंड तक रहेगी, ठीक है बेटा। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 2.66 × 10⁵ p। डायरेक्शन कौन सी p, p की डायरेक्शन कौन सी होती है -2 से +2 की, ये p होता है ऐसे, p की डायरेक्शन इसको कहते हैं p की डायरेक्शन होती है -2 से +2, मैंने आपको बताया था। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा उधर, कितना होगा ये, और इसकी यूनिट होती है बेटा वैद्युत क्षेत्र की यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आ गया बेटा आंसर। अक्षीय स्थिति पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इतना, और एक दिशा में होगा इस दिशा, ये अक्षीय स्थिति, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में कम आते हैं और जब भी आएंगे तो सिर्फ 1 मार्क्स में आएंगे, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगी, इसमें कोई डायरेक्ट कोई खास फिजिक्स नहीं लगी, बस आपने ये फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट कर दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, जस्ट मैथ कैलकुलेशन, इसमें कोई खास फिजिक्स नहीं थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा 1 मार्क्स में आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा।
क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम पुट कर। हाँ डेरिवेशन हमेशा आते हैं, डेरिवेशन हमेशा मैंने आपको बताया था 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। इसी द्विध्रुव की दूसरी स्थिति दे रखी है, इसका बी पार्ट दे रखा है कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत O से चित्र के अनुसार 15 सेंटीमीटर पर कोई है बिंदु Q, ये कोई बिंदु है Q, ये बिंदु Q, इस पर भी वैद्युत क्षेत्र पूछा, इस पर भी वैद्युत क्षेत्र। तो हमें मालूम है ये अक्षीय स्थिति होती थी, ये कौन सी स्थिति होती थी बेटा? अक्षीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। हाँ, और ये कौन सी होती थी बेटा? निरक्षीय। ये कौन सी होती थी? निरक्षीय स्थिति या विषुवत तल, या विषुवत तल, ये दोनों बात। तो अब हमें इसके लिए जो फॉर्मूला निकला था, इसके लिए जो फॉर्मूला निकला था वो फॉर्मूला था बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू, और डायरेक्शन होती थी इसकी -P, डायरेक्शन होती थी -P। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम डाइपोल है, वही द्विध्रुव है, बस उसकी स्थिति बदल दी है। आप कहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है? निरक्षीय स्थिति पर, दूरी भी वही है। तो हमें मालूम है यहाँ पर P आता है, इस फॉर्मूला 2P आता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत क्षेत्र से आधा होगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं आधा होगा। तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लीजिए। E इक्वल टू 1/4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P बराबर होता है 2Q इंटू 2A, तो Q है बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ये Q हो गया, और A कितना है? 5 mm, 2A कितना है? 5 mm, ये 2A है, ये 2A, और ये क्या है? R। ठीक है, तो 2A है 5 और 10 टू द पावर -3, ये mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नीचे R क्यूब कितना है? 15, 15 इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। क्यूब, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, जस्ट मुझे मालूम है उस आंसर का हाफ आएगा, 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5। पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? -P, मैं फिर भूल गया, यहाँ पर -P। ठीक है, और यूनिट न्यूटन पर। यह हमारा निरक्षीय, ये हमारी क्या हो गई? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। इसको आप लिख सकते हो निरक्ष, और इसको लिख सकते हो अक्ष, इसको लिख सकते हो अक्ष। ठीक है ना? ये अपने अपने डिनोट करने के तरीके हैं। बड़ा आसान सवाल था, इसको एग्जाम्पल में इस तरीके से भी किया है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से कि पहले प्लस की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर उनको सदिश रूप से जोड़ दिया। ठीक है, तब भी ये आंसर लगभग इतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ज्यादा कंसीडरेबल चेंज नहीं है। तो ये बड़ा आसान प्रॉब्लम थी, इससे 1 आध मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी आएगा भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम डेरिवेशंस आते हैं। चलिए अब हम देखेंगे बेटा अभ्यास का 1.9, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं अभ्यास 1.9। तो अभ्यास 1.9 है, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और QB बराबर है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। QB माइनस है, QA प्लस है। दो बिंदुओं A 0,0,15, ये A बिंदु है और ये B बिंदु, दो बिंदुओं पर रखे हैं। A बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0, -15 सेंटीमीटर, और B के हैं 0,0,15 सेंटीमीटर। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले निकाय का कुल आवेश, तो बेटा मैंने बताया था द्विध्रुव 2 ऐसे आवेशों का युग्म है जो कि परिमाण में समान होते हैं और प्रकृति में विपरीत। तो एक प्लस है, एक माइनस है। अगर इसका कुल आवेश निकालें, इसका कुल आवेश तो 0 आएगा। कुल आवेश बराबर क्या होगा बेटा? QA प्लस QB।
बेटा ये अदिश राशियां होती हैं आवेशों का की योज्यता या आवेशों का योग। मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था इनका बीजगणितीय योग होता है, ये होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस, और ये होगा -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट है इसकी कूलम। अगर तो एक प्लस है एक माइनस है, टोटल कितना आ गया 0। तो याद रखिएगा द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि एक निकाय है समान परिमाण के विपरीत आवेशों का। ठीक है, चलिए अब इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था। बी पार्ट है, इन्होंने पूछा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछा है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? P ये होता है बेटा Q इंटू 2A। कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर इसको वेक्टर बनाऊं तो इसकी दिशा किधर होती है बेटा? आपको मालूम है -Q से Q2, और सॉरी +-Q से +Q की तरफ यह दिशा होती है। चलिए, तो Q है अपना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और 2A है, 2A कितना है बेटा? 2A है ये 50 और ये 50, टोटल कितना हो गया 30। मैं लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? ये 30 सेंटी। देखिए बेटा, नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव में आवेश बहुत पास पास होते हैं। यहाँ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। हालांकि एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पर नॉर्मली द्विध्रुव बहुत पास होते हैं। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो काफी हो गया, इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया, 2 स्केल बराबर है। पर चलिए सवाल को न्यूमेरिकली कर लेते हैं, देखते हैं। तो 30 और मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 75, ठीक है 75, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9। ठीक है, डायरेक्शन इसकी -Q से +Q की तरफ। अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ। चलिए मैं लिख देता हूं -Q से +Q की तरफ। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8। और बेटा इसके डायरेक्शन को आप देखते हैं, जेड एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए मैंने वैल्यू द्विध्रुव को जेड एक्सिस पे लिया था, जेड एक्सिस इधर मानी थी, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस बेटा क्या थे 0। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और दो कोऑर्डिनेट 0 हो, तो फिर वो कोऑर्डिनेटों को लेने की आवश्यकता नहीं है, उस कोऑर्डिनेट को लीजिए जिसके निर्देशांक दिए हो, उसके 0 0 ना हो। तो यहाँ जेड के 0 0 नहीं थे, इसलिए मैंने जेड एक्सिस पर द्विध्रुव को इधर दिखाया। ठीक है, डायपोल। चलिए, तो यहाँ पर डायपोल की दिशा किधर होगी? वो डायपोल मूवमेंट की दिशा, वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -z अक्ष की ओर। ठीक है ना, -z अक्ष की ओर। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ z अक्ष की ओर, पर मेरी कैलकुलेशन से कुछ ऐसा आ गया -z अक्ष की ओर। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हो गया 1.9 एनसीईआरटी। अब हम करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आ। ठीक है बेटा।